नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल दिवस के लिए पांगी पहुंच गए हैं। जनजातीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम कल होगा और जैसे आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को एक प्रांत के रूप में इस देश में रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद ये हिमाचल डे उस तरह से मनाते हैं। और जिलों में कल मंत्री होंगे, 2 जगह आरएस बाली और जो एक कैबिनेट रैंक वाला जो डिप्टी स्पीकर हैं वो होंगे, और बाकी जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो पांगी में रहने वाला है। तो कल बड़ी अनाउंसमेंट क्या क्या पॉसिबल हैं और आज मुख्यमंत्री का स्वागत किस तरह से हुआ, एक तो बड़ी अपडेट ये है। उससे पहले वो हमीरपुर गए थे। हमीरपुर में कुछ नई घोषणाएं की हैं। राजनीतिक दलों में अंबेडकर की जयंती पर उनको लेकर, उनकी विरासत को लेकर आजकल राजनीतिक लड़ाई चली हुई है। हिमाचल में भी हालत लगभग ऐसा ही है और आज जितने कार्यक्रम जहां जहां हुए उसकी जानकारी भी आपको साथ में देंगे। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे हिमकेयर को लेकर। हिमाचल में हर फैमिली में ये कार्ड लोगों के पास है और पूर्व जयराम सरकार की एक स्कीम थी। बाद में ये एक तरह से डिरेल हो गई क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल जो है वो राज्य सरकार को सूट नहीं किया, क्योंकि अभी भी 400 करोड़ से ज़्यादा की पेंडेंसी है। और अब जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है, वैसे तो हिमकेयर के लिए अलग कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है और वो जो है आपको आज एक बड़ी अपडेट बताएंगे। बाकी आप कैप्शन में जो डिटेल देख रहे हैं उन मुद्दों को लेकर आज हम इस बुलेटिन में आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स का ये फीडबैक है कि हम जो हेडिंग होते हैं बुलेटिन के उनको दोबारा से ना पढ़ें तो उससे टाइम बचेगा। ठीक बात है, तो इनको नहीं पढ़ेंगे और एक एक करके इसी ऑर्डर में आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। देखिए, मौसम को लेकर जहां तक अपडेट है अभी तक मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि आजकल गेहूं, जैसा मैंने आपको बताया था कल भी कि गेहूं की कटाई का सीजन है अब, और इसीलिए इस महीने मौसम पर लोग नजर रखते हैं क्योंकि उस ढंग से फिर आगे शेड्यूल होता है। तो अभी तक का जो पूर्वानुमान है उसमें 16 से 20 तक ये 3-4 दिनों तक असर देखने को मिलेगा। और ये जो असर है मौसम का इस बार, वो 16 को तो उसका इफेक्ट कम है, लेकिन उसके बाद अगले 1-2 दिन में इसका इफेक्ट ज़्यादा है। इसीलिए जो सारी प्लानिंग है उस तरह की वो उसी तरह से होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं डे वाइज इसमें क्या व्यवस्था है, तो देखिए जो पूर्वानुमान शीट कहती है उसके मुताबिक 16 और 17 अप्रैल 2025 को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन 18 और 19 को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसीलिए 18 और 19 तारीख थोड़ा सेंसिटिव है। 20 अप्रैल को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और 21 से मौसम फिर दोबारा खुल जाएगा। ये शेड्यूल अभी तक का मौसम विभाग ने दिया है और इसी मुताबिक आगे जो अपनी प्रिपरेशन आप लोग खासकर फसल कटाई से रिलेटेड जो इंतजाम है वो उस तरह से रख सकते हैं। जलवाहक और पार्ट टाइम के जो डेली वेजेस के जो ऑर्डर हैं उनकी बात कर लें। जहां तक बात जलवाहकों की है, अंशकालीन जलवाहकों की, तो इनको लेकर ये ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। 12 साल बाद भी इनको रेगुलर नहीं किया गया है, इसीलिए इन्होंने दोबारा मांग उठाई है, क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन कट ऑफ डेट के हिसाब से इनके लिए भी ऑर्डर होते हैं और इनके लिए रेगुलर करने की पॉलिसी 11 साल की है, लेकिन अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 12 साल पूरे हो गए फिर भी ऑर्डर नहीं हो रहा। तो एक तो ये इंतजार कर रहे हैं। एक क्वेरी कल आई थी बुलेटिन में कि जो पार्ट टाइम और जो वेजेस वाले लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन कब होगी। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल वालों की नोटिफिकेशन हो गई और उसमें बहुत सारे लोग अब रेगुलर होना भी शुरू हो गए हैं, जो विभागों ने अपने स्तर पर ऑर्डर जारी करना शुरू किए हैं। तो अब क्योंकि ये कुछ छुट्टियों के दिन थे, कल 15 अप्रैल को भी छुट्टी है, उसके बाद बीच में 2 या 3 दिन इस वीक में जो ये वीक शुरू हो रहा है कल से, उसमें 2 या 3 वर्किंग डे ही हैं टोटल 7 दिनों में, 6 दिनों में से। तो उसमें कोई अपडेट आपके सामने आएगी तो आप बताएंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है और इसके बाद ही आगे की अपडेट इसमें हो पाएगी। सोसाइटियों के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है, राज्य की जो सहकारी समितियाँ हैं उनके लिए अच्छी खबर ज़रूर है और ये अच्छी खबर इसलिए
है क्योंकि जो ये सहकारी समितियां हैं ये अपनी ट्रेनिंग पर जो टोटल इनका लाभ है उसका 2% पैसा खर्च कर सकेंगी, और ये राज्य सरकार ने ये व्यवस्था की है। इसके लिए इन समितियों की आज एक मीटिंग थी, आज तो नहीं लेकिन ये मीटिंग खत्म हुई है कांगड़ा के पालमपुर के पंचरुखी में, और ये सहकार भारती का जो प्रांत महिला अधिवेशन था ये पंचरुखी में हुआ, और इसमें बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई। लेकिन एक बात, जो सहकारी समितियों के लिए प्रॉफिट का 2% ट्रेनिंग पर खर्च करने का प्रावधान है, उससे सहकारी समितियों में जो काम का कल्चर है एक वो सुधार होगा, और साथ में इनका जो ट्रेनिंग है, सेंसिटाइजेशन है, वो इनके बीच में होगी। ये जो इनका सम्मेलन है, ये सम्मेलन किया गया है वहाँ पर प्रांत अध्यक्ष राजेश कुमार, प्रांत महामंत्री संजय वर्मा और प्रांत संगठन प्रमुख विवेक वशिष्ठ ने इस अधिवेशन को संबोधित किया, और पूरे प्रदेश से जो सहकार भारती से संबंधित महिलाएं थी, सहकारी समितियों वाली, उन्होंने इसमें जो भागीदारी की है। तो ये सहकारी समितियां हिमाचल में बहुत हैं, इसीलिए ये सूचना के लिए इंपॉर्टेंट था। शराब ठेकों को लेकर एक बैठक की बात करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि कुछ बोर्ड निगमों को अब राज्य सरकार जो ठेके बिके नहीं है उनको देना चाहती है। अब देखिए, हिमाचल में शिमला की मैं बात करूं क्योंकि बहुत सारे ठेके यहां भी नहीं बिके हैं, तो यहां एचपीएमसी और नगर निगम शिमला को, शहर के 19 ठेके नगर निगम शिमला को प्रस्तावित किए गए हैं, और एचपीएमसी बाकी जगह बेचेगा। वाइन के साथ जो शराब अब एचपीएमसी बेच सकता है, और जो अभी इसके अलावा बिलासपुर में जो ये काम है ये दिया है सिविल सप्लाई और एचपीएसआई डीसी को, और उसके लिए डीसी और जो एचपीएसआई डीसी और सिविल सप्लाई है इनकी जॉइंट मीटिंग कल होने वाली है। तो ये दोनों जिलों में जो अभी तक काम चल रहा है उस काम के मुताबिक आगे जो फैसला होगा, उस फैसले की फिर हम आपको अलग से जानकारी देंगे कि उसमें फाइनली क्या निकलता है। ये नया प्रयोग राज्य सरकार करने जा रही है, और ये फैसला भी बड़ा है अपने आप में कि आप जो शराब के कारोबारी या शराब के ठेकेदार रहे हैं उनका जो ये गठजोड़ होता है, इसको तोड़ते हुए सरकारी जो बोर्ड कॉरपोरेशन है उनको ये काम दे रहे हैं। रिजल्ट इसका क्या आएगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस इंतज़ार के बाद ही पता लगेगा कि क्या इसमें सरकार को फ़ायदा होता है। अब देखिए, वाहनों का जो प्रदूषण जो कंट्रोल में है या नहीं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो मिलता है उसकी एक प्रक्रिया चेंज होने जा रही है, और ये प्रक्रिया चेंज हो रही है। इसमें परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब हर सेंटर की वीडियोग्राफी होगी। अभी होता यह है कि आप गाड़ी लगाते हैं इस सेंटर पर, और वो जो गाड़ी का जो एग्जिट जो धुआं है उसको मॉनिटर करता है किसी सेंसर से सेंटर पर जाकर ये, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अब क्योंकि बीच में आरोप ऐसे भी हैं कि बिना चेकिंग के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, तो अब वीडियोग्राफी होगी और कंप्यूटर पर ही अपलोड करना होगा डाटा वीडियो के साथ। तो अब इसमें फर्जीवाड़ा उस तरह का नहीं हो पाएगा। ये चेंजेस हो गया है क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं और हर घर में गाड़ी होती है, इसीलिए उनको ये सूचना के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये इस बुलेटिन में आपको इस मसले की जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा पर बहुत सारे लोग हिमाचल से जाते हैं। एक बड़ी अपडेट ये कि अब एडवांस पंजीकरण शुरू हो गया है, और ये जो पंजीकरण है ये मंडे से शुरुआत हो जाएगी। इसकी देश भर में 4 बैंकों की 533 शाखाओं से ये व्यवस्था की गई है। 8 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ज़रूरी है पंजीकरण के लिए, और उससे पहले का बना हुआ होगा उसको नहीं लेंगे। और ये सूचना सिर्फ जो लोग जाना चाहते हैं, जो दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं बर्फानी बाबा के, उनके लिए ये सूचना इंपॉर्टेंट है। अगली बात अगर करें तो अब अंबेडकर पर लड़ाई की बात है। देखिए, और ये इसलिए है क्योंकि हिमाचल में आज बड़े सारे कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के बजाय चले गए थे हमीरपुर, और हमीरपुर इसलिए गए थे कि वहां डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने जो अंबेडकर की एक प्रतिमा मिनी सेक्रेटरीट में वहां स्थापित की है लोगों की कंट्रीब्यूशन से, और इसके अनावरण के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया था। तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां गए थे, और वहां मुख्यमंत्री ने अंबेडकर को लेकर जो कांग्रेस की भावना रही है, संविधान के लिए उनका योगदान है, उन सारी चीज़ों का उल्लेख किया, और उसी तरह से जो अंबेडकर को याद भी किया। इन्होंने कहा कि जो
इन्होंने कहा कि अंबेडकर भारतीय संविधान की एक ऐसी अद्भुत संरचना इन्होंने की है जिससे प्रत्येक नागरिक और समाज के वर्गों का कल्याण और उत्थान सुनिश्चित हुआ है, और इनसे प्रेरणा लेकर हिमाचल प्रदेश भी आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन शिमला में जो कार्यक्रम है, शिमला में कांग्रेस ने पार्टी ऑफिस में किया, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और इसमें प्रतिभा सिंह ने उनके जो योगदान है उसको याद भी किया। साथ में जो इनके अलावा जो और कार्यक्रम हुए वो अंबेडकर की प्रतिमा जो चौड़ा मैदान में है वहाँ पर भी एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर माल्यार्पण राज्यपाल ने भी किया, नगर निगम का कार्यक्रम था और मेयर ने भी किया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के योद्धा हैं बाबा साहेब, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। और जो बाकी अलग अलग कार्यक्रम, एक्चुअली ये पॉलिटिकल सिस्टम से सारा चल रहा है। और बाबा साहब का जो जयंती है इस बार, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से संविधान की बुक को हाथ में लेना शुरू किया है, चाहे वो शपथ के दौरान रैलियों में, उसके बाद बाबा साहब के संविधान को लेकर बीजेपी का ये काउंटर स्ट्रेटजी है कि जब वो थे बाबा साहब तो उनकी कितनी जो इज्जत थी और आज जो उनको लेकर कहा जा रहा है उसमें क्या सच्चाई है। ये पॉलिटिकल लड़ाई एक तरह से बन गई है। अब बात करते हैं राशन डिपुओं की चेतावनी को लेकर। देखिए, राशन डिपुओं की चेतावनी की बात इसलिए क्योंकि प्रदेश में अब इन्होंने जो कुछ पॉस मशीनों के कारण जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर बोलना शुरू किया है। हमीरपुर में ये हुआ है, प्रदेश सरकार ने अगर डिपुओं की पॉस मशीनों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहाल नहीं की तो डिपो संचालक 1 मई से राशन वितरित करना बंद कर देंगे। ये चेतावनी दी है इनकी तरफ से जो एसोसिएशन है इनकी, डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक कवि। इन्होंने टाउन हॉल हमीरपुर में आयोजित स्थापना दिवस के मौके पर प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही और ये भी कहा कि प्रदेश सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 3-4 बार वो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। जहां तक डिपो धारक को हर वर्ष डिपो के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और इसके अलावा डिपोओं में 2G की जो पॉस मशीनें दी हैं 8 वर्ष पुरानी हैं, धीमी गति से चलती हैं और इसीलिए एक राशन कार्ड पर राशन देने में 20 मिनट लग जाते हैं इस मशीन में, और इसके लिए इसको वाईफाई से जोड़ना ज़रूरी है जो अभी तक सुविधा इन्होंने नहीं दी है और इसीलिए 1 मई की डेडलाइन इसमें दी गई है। चिट्टे वालों की कुंडली की बात करेंगे। देखिए, आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने पुलिस की बैठक ली थी, इसमें होम के अधिकारी भी थे। उसमें 20 अप्रैल तक का डाटा 20 अप्रैल तक का टारगेट सभी जिलों के एसपीज को दिया गया है कि वो अपने अपने जिला का डोजियर बना के दें ड्रग्स पर, और उसमें चिट्टे का नेटवर्क क्या है उनके जिले में ये पंचायत के स्तर तक मैपिंग करने के बाद एक रिपोर्ट सरकार को आएगी। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जारी करेंगे। सीएम ने ही व्यक्तिगत तौर पे इंटरेस्ट लेते हुए इसमें यह कहा था कि जब ये डोजियर बन जाएगा तो उसके बाद अगला जो एक डेडलाइन सेट होगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है, प्रॉपर्टी कैसे जब्त करनी है और नशे से चिट्टे से बनाई हुई प्रॉपर्टी को अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसको गिराना कैसे है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर 20 अप्रैल नज़दीक आ रहा है, बीच में छुट्टियां भी हैं, सभी जिलों में ये काम चल रहा है, अभी पंचायत तक की मैपिंग हो रही है और फिर आगे जो इसमें कार्रवाई क्या होगी उसको लेकर सरकार ने फैसला लेना है। उस लिस्ट में किस किस चिट्टा तस्कर का नाम आता है, कौन बच जाता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर मैपिंग पुलिस की सही हुई तो इसमें लोगों के सामने एटलीस्ट लोग आ जाएंगे। जैसे ऑफिसर्स के लिए एक सिस्टम है भारत सरकार का कि यदि कोई आरोप पत्र तय हो जाता है और चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं या कन्विक्ट हो जाते हैं तो ऑफिसर ऑन डाउटफुल इंटीग्रिटी की हर साल एक लिस्ट जारी करनी पड़ती है, जो विजिलेंस का सिस्टम हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। उसी तरह से अगर चिट्टे के तस्करों की हिस्ट्री शीट अगर हर साल जारी होना शुरू हो जाए तो हर गांव में, हर शहर में लोगों को पता होगा कि ये कौन हिस्ट्री शीटर है जो चिट्टे जैसा नशे के कारोबार में पैसा बना रहे हैं और अगली जो नस्लें हैं उनको खराब कर रहे हैं। तो ये एक इनिशिएटिव अच्छा है, इसमें एक्शन कैसे होगा, कितना होगा, वो आने वाले दिनों में इसका पता करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट बन जाएगी उस पर सबकी नजर है।
बात करेंगे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के मामले लटके हैं। एजुकेशन का ये मामला है, खासकर ज्यादातर मामले जेबीटी और सीएनबी में है, क्योंकि यही डिस्ट्रिक्ट कैडर हैं और कुछ लोगों ने, कुछ ने जयराम सरकार के दौरान किया था, कुछ ने जयराम सरकार के बाद जब नई सरकार आई तो इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रांसफर की सुविधा थी वो बीच में होल्ड कर दी थी, लेकिन बाद में इसको एक रिफॉर्म के साथ या संशोधन के साथ दोबारा से बहाल कर दिया गया। उस रिफॉर्म में यह लिखा गया था, पहले व्यवस्था ये थी कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से होके आएंगे वो एक एफिडेविट देंगे और उसके बाद उनको भी 2 साल पूरे करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के रेगुलर के लिए उसी प्रक्रिया में कंसीडर करेंगे। लेकिन जब वर्तमान सरकार ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया तो उसमें एफिडेविट वाला सिस्टम हटा के ये कह दिया कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट से अगर कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में ही कोई दूसरे जिले में आ जाता है तो उसका नए जिले में नए सिरे से सीनियरिटी बनेगी, पिछले टर्म की सीनियरिटी वो नए जिले में क्लेम नहीं कर पाएगा। अभी जब 31 मार्च की डेडलाइन पर अब लोगों को रेगुलर करना शुरू किया है तो इसमें लोग फंस गए हैं और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होके आए हैं उनके केसेस कंसीडर नहीं हो रहे, सिर्फ उस क्लैरिफिकेशन की वजह से। हालांकि कुछ जिलों से ये मामला क्लैरिफिकेशन के लिए फिर से डायरेक्टरेट भेजने की बात सामने आ रही है। अगर वहां आएगा फिर सरकार के स्तर पे इसमें क्या होगा, जब सामने आएगी बात तो देखेंगे। अदरवाइज अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होकर आ गए हैं तो आपको उसी जिला में जिसमें आप वर्तमान में हैं वहां 2 साल पूरे करने होंगे, पिछले जो टर्म है वो इसमें नहीं काउंट होगा। अभी वर्तमान रूल्स में यही व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेजों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और रादर 2 फैसले किए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर थे तो हमीरपुर में उन्होंने एक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर अनाउंसमेंट कर दी कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के विभाग खुलेंगे, ये अनाउंसमेंट कर दी है। बाकी मेडिकल कॉलेजों को लेकर जो चीज़ें हैं वो हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर केयर संस्थान के लिए 85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, ये बात भी वहाँ कही। लेकिन असली ऑर्डर 2 तरह के हैं। एक तो राज्य सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज हैं और चमियाना सुपर स्पेशलिटी है, तो ये टोटल देखिए ये हो गए शिमला आईजीएमसी, टांडा, नाहन का और मंडी, हमीरपुर, चंबा और फिर चमियाना, तो 7 टोटल हो गए, 6 मेडिकल कॉलेज और 7वां चमियाना। इनके लिए ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी हो गई है। ऑर्डर 57 जो डॉक्टर हैं इनको सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट ये अपॉइंट किए हैं इन मेडिकल कॉलेजेस में जहां इनको चलाने में ज़रूरत होती है इनकी मेडिकल कॉलेजों को, और चमियाना में क्योंकि काम पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पा रहा था। अब इन 57 में से जो ये 57 का जो डेपुटेशन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है मेडिकल कॉलेजों में, इनमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो चमियाना में जो लोग हैं, चमियाना में ही 11 लोगों की नियुक्ति इसमें हुई है और बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी हुई है, टोटल 57 है। दूसरा जो एक ऑर्डर किया गया है वो किया गया है जो आदर्श संस्थान सरकार बना रही है हर विधानसभा क्षेत्र में जिसमें बनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने एसआरशिप मेडिकल कॉलेजों में पूरी कर ली थी, 79 डॉक्टरों की ट्रांसफ़र की गई है इन संस्थानों में जिनको जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जा रहा है, और ये 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर फील्ड में भेजे गए हैं। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं, 2 बड़े ऑर्डर हैं जिनके माध्यम से अब ये मेडिकल कॉलेजों के लिए जो सूचनाएं हैं और मेडिकल कॉलेजों के लिए जो ऑर्डर हैं वो हुए हैं। तो ये 2 तरह की बातें हो गई। अब अगली बात है हिमाचल को लेकर आज पीएम मोदी क्यों बोले। देखिए, आज यमुनानगर और हिसार का दौरा था प्रधानमंत्री का और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर कुछ उद्घाटन शिलान्यास करने थे वो किए, लेकिन साथ में हिमाचल का एक रेफरेंस भी वहाँ आ गया। और रेफरेंस इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर बात ये हो रही थी कि हिमाचल में काम कैसे चल रहा है। डबल इंजन की सरकार का वो हवाला दे रहे थे। पहले उन्होंने हरियाणा की बात कही कि अगर हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन गई होती तो वहाँ क्या क्या होना था, लेकिन हिमाचल को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां विकास ठप हो गया है क्योंकि गारंटी मॉडल इसमें काम नहीं कर पाया। और हिमाचल के साथ हालांकि उनके कर्नाटक का भी नाम लिया, लेकिन हिमाचल को लेकर स्पेसिफिकली ये कहा कि हिमाचल में आज विकास के काम ठप पड़े हैं और जनता परेशान है। ये बात कही है प्रधानमंत्री ने। और अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, आपको याद होगा विधानसभा के दौरान जो चुनाव लोकसभा विधानसभाओं
नेताओं के चल रहे थे, चाहे वो दिल्ली में चाहे हरियाणा में, तो जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में हिमाचल का नाम प्रधानमंत्री ने ले लिया था। तो हिमाचल का यूज़ अब पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी हो रहा है और बाकी जो दूसरे राज्यों को चेतावनी या डराने के लिए भी हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बयान पर अब सरकार की तरफ से भी कोई बयान आएगा, और जैसे ही कोई बयान आएगा उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। आज जितना रेफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पांगी जो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री पांगी पहुंचे हैं, 2-3 चीज़ें उसमें हुई हैं। एक तो वहाँ 14 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री ने आज किए हैं। लोगों ने स्वागत भी किया, क्योंकि ऐसी जगह पे सामान्य तौर पे मुख्यमंत्री पहले नहीं जाते थे। लेकिन क्योंकि देखिए पांगी पहुंचने में ही कईयों के पसीने छूट गए, क्योंकि कनेक्टिविटी एक तरफ से ही है, साच पास खुला है नहीं, और किश्तवाड़ की तरफ से आना मुश्किल होता है। तो जो ये उदयपुर की तरफ से रोड है उसी से लोग गए हैं, वो रोड खतरनाक भी है। 14 प्रोजेक्टों का आज उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। 20 करोड़ से मिनी सचिवालय भवन बना है, वो सौंप दिया है लोगों को। लेकिन और भी कई बातें हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चंबा की लाड़ की दूरी 88 किलोमीटर कम करने के लिए तीसरा टनल बनाई जा रही है, जिसको बीआरओ को देने का सरकार ने फैसला किया है। अभी उनसे बात भी हुई है, तो इससे जो किलाड़ पहुंचना आसान हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि कल वहां हिमाचल डे का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। हिमाचल डे पे अगर पांगी की महिलाओं को 1500 मुख्यमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि वो तैयारी यहाँ चली रही थी, उस तैयारी को करके ही मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं। लेकिन क्या कोई स्टेट के लिए, पूरे हिमाचल के लिए भी कोई घोषणा होगी या नहीं, इसको लेकर जरूर नजर है। क्योंकि अभी हिमाचल विधानसभा का बजट निकला है। बजट में बड़ी सारी अनाउंसमेंट करनी होती है सरकार ने, और उसके अलावा कोई नई घोषणा करना वैसे भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कल के कार्यक्रम पे नजर रहेगी कि क्या कोई और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया या कोई ऐसी घोषणा जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के तौर पे आ सकती हो, क्या मुख्यमंत्री वो करते हैं, या फिर अभी हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये कल ही पता चलेगा, और कल तक जो बाकी सारी चीजें भी कल के कार्यक्रम के बाद ही क्लियर होंगी। लेकिन जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो होने जा रहा है हिमकेयर का। वैसे तो मैं आपको, अपने व्यूअर्स को एक वैसे एडवांस जो प्रेपरेशन है उसके हिसाब से बता दूं, ये साल हिमाचल सरकार के लिए सवियर फैसले लेने का है, जिसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम डिसीजन लेने का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे जो फ्यूचर के कोई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको लेकर निर्णय लेने हो। लेकिन इस साल आपको जो एक्सट्रीम डिसीजन है वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो एम्प्लॉइज को लेकर हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो पहले से चल रही स्कीमों को लेकर हो जो ऑलरेडी चल रही हैं। लेकिन एक एक करके जैसे जैसे डिसीजन होगा आगे आपको इसकी अपडेट धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात है हिमकेयर की। हिमकेयर जयराम सरकार के दौरान शुरू हुई थी, और जयराम सरकार के में इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि पीएम की आयुष्मान योजना आई। आयुष्मान क्योंकि 2011 के जो कास्ट बेस्ड सेंसस था उसके आधार पर बनाई गई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग छूट गए। हिमाचल के जो छूटे हुए लोग थे उनके लिए जयराम सरकार में ये सोचा गया और हिमकेयर की योजना लाई गई। लेकिन इसको स्कीम को ड्राफ्ट करती बार कुछ शायद त्रुटियां रह गई, या फिर कुछ रिफॉर्म्स में पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ चीजें इसकी मिसयूज भी आगे हुई, और हॉस्पिटलों में लगातार इसकी देनदारी बढ़ती गई। अब जो मॉडल है ये स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से ये स्कीम चल रही है, ये इंश्योरेंस मॉडल पहले नहीं था। अब जाकर जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है उसने ये सिफारिश की है कि इस स्कीम को सरकार जो बीमा मॉडल पे ले आए, ताकि बीमा कंपनी रिफॉर्म कर ले। और जो बीमा कंपनी है वो क्लेम, क्योंकि सरकार के लिए क्लेम को रिजेक्ट करना मुश्किल है, बीमा कंपनी जो उसके अपने रूल्स होंगे उस तरह से क्लेम आएगा, क्लेम को सेटल करेगी, प्रीमियम भी तय होगा। हालांकि प्रीमियम अभी राज्य सरकार देगी या लोगों ने खुद देना है, ये अभी सरकार के स्तर पर तय होना है। लेकिन हिमाचल में हिमकेयर की योजना में बदलाव होने जा रहा है। यह भी संभव है कि आयुष्मान में भी कोई बदलाव हो, क्योंकि जो इस कमेटी की बैठक में अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है कि हिमकेयर को जितनी पेंडेंसी है, 400 करोड़ के आसपास की पेंडेंसी तो अभी चल ही रही है, तो इसको भी चुकाना मुश्किल है। नई पेंडेंसी ऐड ऑन होते जा रही है, इसलिए इस पे जल्दी डिसीजन लेना जरूरी है। आयुष्मान को लेकर यह फीडबैक दिया गया कि भारत सरकार और हिमाचल के बीच में ये 90-10 की स्कीम जरूर है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें 45 से 50 करोड़ सालाना ज्यादा नहीं देती, और फिर फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है।
तो इसमें भी करेक्शन की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में हिम केयर को लेकर आप ज़रूर चेंज देखेंगे, क्योंकि हर परिवार के पास हिम केयर का कार्ड आजकल है। और इन दोनों स्कीमों में आप देखिए, अगर मैं फिगर की बात करूं तो इन दोनों योजनाओं में अभी तक जो 29 लाख की आबादी कवर्ड है हिमाचल की, और 292 इम्पैनल अस्पतालों में ये इलाज है अभी भी। हालांकि हिम केयर का प्राइवेट हॉस्पिटलों में बंद हो गया है डायलिसिस को छोड़कर, लेकिन आयुष्मान चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा स्टेप सरकार का होगा, लेकिन फैसला क्या होगा, जब फैसला होगा तभी हम इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। एक बात जो कमेंट्स के जरिए हमारे सामने आई थी, एक तो मैंने पार्ट टाइम वेजेस वाला तो आपको बता दिया, जेओआईटी की कितनी रिक्वेजिशन गई है आरसीए को, ये सवाल बार बार आ रहा है। देखिए, जेओआईटी को लेकर राज्य सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि कार्मिक विभाग में ही एक डायरेक्टरेट होगा जो जेओआईटी को पहले कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद रिक्वेजिशन इसमें जाएगी। तो अभी डायरेक्टली कोई रिक्वेजिशन नहीं गई है। एक जो पोस्ट विड्रॉ हुई है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में, सिर्फ वही पोस्ट उनके पास अभी है, और क्योंकि उसको खत्म नहीं किया है, उसको विड्रॉ किया है, पोस्टें उनके पास है, भर्ती प्रक्रिया को विड्रॉ किया है जो एप्लीकेशंस ली गई थी। तो वहां से कुछ क्लैरिटी होगी, तब हम आपको इसमें कुछ और बता पाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी रिक्वेजिशन नई वहां गई। तो ये आज के कुछ मसले थे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई और कमेंट है तो आप इसी में कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसका रिप्लाई लेकर आपको फिर जवाब भी कन्वे कर सकें। धन्यवाद।